Bismillahirrahmanirrahim. Welcome the students of class 10. Dear students, today we are dealing with chemistry of grade 10, unit number 9, chemical equilibrium, and topic 9.1, reversible reaction and dynamic equilibrium. तो आज हमारा ये पहला लेसन है केमिस्ट्री का क्लास 10 का। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और हम इससे पहले हम 9th क्लास में केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़ाहिर है पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन एक बात हमने वहाँ पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स से के बनने से या टूटने से बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक केमिकल बॉन्डिंग से होता है, और बॉन्डिंग की हमने टाइप वगैरह भी पढ़ी थी वहाँ पे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो आगे चलते हैं और वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कंप्लीट होने का मतलब ये है कि तमाम रिएक्टेंट्स जो केमिकल इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे लिखे होते हैं, जो हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में होते हैं, वो सारे अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज ना हो तो फिर हम ये कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ हम रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस पूरे चैप्टर में बार बार आता रहेगा। तो रिएक्टेंट द सब्सटेंसेस दैट गो इनटू अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में जो सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं, जिनके साथ हम किसी केमिकल रिएक्शन में जाते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और उस रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, तो उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब एक जनरल टर्म हम ये समझते हैं कि हर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिखा है कंप्लीट और रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया कि तमाम हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। लेकिन मोस्ट केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन। लेकिन सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं होते कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि होता ये है कि जो प्रोडक्ट बनती हैं वो आप दोबारा रिएक्ट करके वो रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देती हैं। और यही बात यहाँ हमने लिखी है, बिकॉज प्रोडक्ट्स रिएक्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम नो फर्दर चेंज टेक्स प्लेस। तो होता ये है कि जब दोनों तरफ रिएक्शन होने लगता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वही प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ जब ये रिएक्शन चलने लगता है, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे अभी आगे चलकर, कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, और अगर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज होने लग जाएँ तो हम कहते हैं वो रिवर्स रिएक्शन है। तो जब ऐसा शुरू हो जाता है तो क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। तो फिर होता ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं उतने ही प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। एंड इट सीम्स दैट द रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड। और ज़ाहिरन ऐसा दिखता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी उसी स्पीड से हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी उसी स्पीड से हो रहा है। तो in fact these reactions do not stop, rather they take place on both directions at equal rate and attain the equilibrium state। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक टर्म यूज हुई है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट है, ठीक है। रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, वो चाहे सेकंड या मिनट हो, जो भी आप लें, उसमें कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो गए और या कितने प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो गए, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये वर्ड भी आगे हमारी टर्म आती रहेगी। तो आगे अब देखते हैं हम कि हमारे पास कौन से फिनोमिना हैं, फिज़िकली और केमिकली दोनों तरह हम देखेंगे। तो फिज़िकल फिनोमिना जिसमें इक्विलिब्रियम हमारा यूज़ होता है, वो हम देते हैं कि चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस।
तो वाटर और आइस में जब एक दूसरे में चेंज होते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है, अगर कोई क्लोज सिस्टम हो, जिस पे हम आगे बात करेंगे कि सिस्टम में से कोई जो सब्सटेंस है वो बाहर ना जा सके, तो वो सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम होता है। तो हम देखेंगे कि एक ही वक्त में ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आइस जो वाटर में चेंज हो रही होगी और वाटर जो आइस में फ्रीज हो रहा होगा, और इसी तरह वाटर जो वेपर्स में चेंज हो रहा होगा किसी क्लोज सिस्टम के अंदर, और वेपर्स जो हैं वो वाटर में चेंज हो रहे होंगे, जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। ये तो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। और केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स है, हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो इसी पे डिपेंड करती है, इसलिए कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम दोबारा इनहेल कर लेते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। अगर ये फिनोमिना ना होता तो ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल ना होती और हम लाइफ यहाँ पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए। इसी तरह वाटर के अंदर अगर हम वाटर देखें कि वहाँ भी तो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान भी एक डेलिकेट इक्विलिब्रियम वहाँ अटेन हो जाता है। तो मैनी एनवायरमेंटल सिस्टम डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन डेलिकेट इक्विलिब्रियम फिनोमिना। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इन लेक वाटर। लेक वाटर के अंदर भी ज़ाहिर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो वहाँ एनिमल्स भी होते हैं ज़ाहिर एक एक्वेटिक सिस्टम के अंदर और पानी के अंदर, और वहाँ इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो एनिमल्स जो है उसको यूज़ करते हैं अपने आप को ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है दोनों इस इक्विलिब्रियम सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं गैसेस के एक्सचेंज के अंदर, और उनकी भी लाइफ वहाँ चलती रहती है, जैसे हमारी एयर में चलती है अर्थ के ऊपर, उनकी वाटर के ऊपर। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम के हमने एग्जांपल दे दिए आपको। अब आगे हम चलते हैं। तो यहाँ दो रिएक्शंस जो हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी हम अभी बात करके आए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, और अभी हमने दोबारा रिएक्टेंट्स पढ़ लिए, फिर प्रोडक्ट्स की दोबारा हमने भी डेफिनेशन आपके सामने रख दी है। तो अब देखना ये कि अभी हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी हमने अभी बात की। तो अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमने कहा था कि सारे केमिकल जो सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कंप्लीशन पर नहीं जाते, बल्कि ऐसा होता है कि हम जब रिएक्टेंट स्टार्ट होते हैं तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है, तो फिर प्रोडक्ट जो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ एग्जैक्टली डेफिनेशन यही लिखी है, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसके बिल्कुल बरक्स जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन कंप्लीशन पे चले जाएंगे, तमाम रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो यहाँ लिखा है दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाते, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन पर चले जाते हैं। दीज रिएक्शंस गो टू कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाते हैं वो, यानी तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इक्वेशन के अंदर, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जब डबल एरो आ जाए तो उसका मतलब है कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, और अगर सिंगल एरो, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, तो समझ में आ जाएगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है जब सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। अब एग्जाम्पल दो दे रही हैं, आगे हम अब इसको स्टडी भी करेंगे, आगे इनका इस्तेमाल होगा। व्हेन H2 एंड I2 यानी हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात हो रही है, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो होमो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो सेम एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इस तरह ऑक्सीजन के आयोडीन के दो एटम जो है मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं। एक हमारी जो इक्वेशन के अंदर कंबाइन इन अ क्लोज सिस्टम दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, जो प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, यानी दो हाइड्रोजन एटम मिलकर बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल, और इस तरह आयोडीन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इसी तरह यहाँ एग्जांपल जो इरिवर्सिबल रिएक्शन किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। हाइड्रोजन भी, यहाँ भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, यानी
हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर है, एलिमेंटल फॉर्म में ही है ये, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म है ये। और ऑक्सीजन भी, इसके भी 2 एटम मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन है ये भी एलिमेंटल फॉर्म में। तो रिएक्टेंट्स कंबाइन द फॉर्म H2O, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी कंडीशंस के अंदर वाटर जो है दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को। हम देखते हैं कि अब हमने थोड़ा देखा है कि अभी फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने देख लिया था। इट इज़ अ रिएक्शन, देख लेते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो स्टार्ट और एक केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन और आयोडीन को ले लें हम, तो ये हमारा रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में ही हमारे पास हैं, और ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो इन दिस एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, ये प्रोडक्ट बन गई। ये हाइड्रोजन हमारा एक रिएक्टेंट है और आयोडीन दूसरा रिएक्टेंट है, और 2 ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस रिवर्स रिएक्शन के अंदर अगर हम इसी रिएक्शन को दूसरी तरफ देखें कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये दोबारा चेंज हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर और आयोडीन के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो ये डिकम्पोजिशन हो रही है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन जो सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। In this example, hydrogen iodide product reacts to form hydrogen and iodide reactants. तो अब ये एग्जाम्पल हमने यहाँ देखी है। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडीन। अब ये देखते हैं हम कि हाइड्रोजन आयोडीन को हमने लिया रिएक्टेंट्स के तौर पर स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में। ज़ाहिर है हमारे पास स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन आयोडीन ही है, हाइड्रोजन आयोडाइड तो अभी कहीं बनी नहीं है। तो हाइड्रोजन आयोडीन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास, अब ये हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस है और आयोडीन जो है वो पर्पल कलर है इसका, दोनों गैसियस फॉर्म में, गैसेज हैं दोनों, ठीक है। वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड जो कलरलेस है। तो हमें इस रिएक्शन को विजिबल करना है, यानी हम देख सकते हैं, क्योंकि कलर की वजह से हमें इसकी विजिबिलिटी हो रही है कि आयोडीन जो है वो पर्पल कलर में है। और अगर ये रिएक्शन हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इसका कलर फेड हो जाता है, ये कलर ख़त्म हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि आयोडीन यूज़ हो रही है, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, जो वो भी कलरलेस है। तो हम देखते हैं कि बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आयोडीन इज पर्पल वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस, प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल। तो हम देख सकते हैं इसको, ज़रा हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो हाइड्रोजन आयोडीन वेपर्स को, क्लोज फ्लास्क की बात हम कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम पे हम आगे जाके भी बात करेंगे। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट और जो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो सिस्टम से बाहर ना जा सकें, तो वो क्लोज सिस्टम होता है। तो क्लोज फ्लास्क का मतलब ये होगा कि ये फ्लास्क एयर टाइट है, इसके अंदर से ये गैसेस जो हैं वो इवेपोरेट नहीं, बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स एज इट रिएक्ट्स टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन। तो ये कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनती है तो हमें पता चलता है कि आयोडीन का कलर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो गई, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 छोटे मॉलिक्यूल जो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसके बरक्स जब ये रिवर्स रिएक्शन होगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा कि एक बड़ा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो 2 सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, 2 सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल है हमारी, यहाँ हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी बता दी, जो हम पीछे थोड़ा सा आपको बता के आए हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। 2 या ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है वो बना रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2
ये रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन टुगेदर, ये दोनों कंबाइन होंगे टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे जो कि प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन को देखें, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एक देखते हैं कि एक बड़ा कंपाउंड जो है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। इन दिस एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है, इस टाइप का जो रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि इसी रिएक्शन को हम एक ज़रा इन चीज़ों को समझते हुए हम दोबारा देखेंगे कि एक दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड व्हेन CaCO3 इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क। अब हम ये देखते हैं कि हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे थे और ओपन सिस्टम की बात कर रहे थे। ओपन सिस्टम वो होता है जहाँ से जो ये सब्सटेंसेस हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ये बाहर जा सकती हैं। ठीक है, तो उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की शर्त ये है कि सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपन सिस्टम होगा तो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नहीं हो सकता। On the other hand, when CaCO3 is heated in an open flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. अब जो ओपन सिस्टम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ज़ाहिर है। अब कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एस्केप कर जाएगी, सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। तो फिर वो रिएक्ट कैसे कर सकती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ? तो इसका मतलब है एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन के इस शर्त के साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ओपन सिस्टम के अंदर, ओपन फ्लास्क के अंदर हो, तो वो बाहर निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा, क्योंकि ओपन सिस्टम की जो कंडीशन है वो यहाँ इसने पूरी नहीं की। तो उस सूरत में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो ये, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ के आ गए कि एक ऐसी स्टेज पहुँच जाती है कि जहाँ इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस का मतलब है कि जो आगे फॉरवर्ड रिएक्शन है वो उसी स्पीड से हो रहा है जितनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो इसका ये मतलब होगा कि जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, एक लेवल पर आकर रुक जाएगी और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे, कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतने ही प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो कंपोजिशन है, वो सेम रहेगी। तो यही डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, कि व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये हम जो एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट वाली देख के आए हैं, उसमें हमने देखा था कि अगर ओपन सिस्टम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकेगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम एक क्लोज सिस्टम के अंदर करते हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं हो सकती, तो उस सूरत में जाहिर है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनैलिटी जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की ये है कि सिस्टम क्लोज होना चाहिए। तो when calcium carbonate is heated in a closed flask so that CO2 can't escape out, closed system के अंदर हो, closed flask के अंदर हो, तो CO2 जो escape नहीं हो सकेगी। Initially only decomposition takes place। Initially क्या होगा, ज़ाहिर है ही एक मॉलिक्यूल जो डिकम्पोज होना है, एक बड़ा सब्सटेंस है हमारे पास, वो डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोजिशन ही हो रही होगी स्टार्ट में, क्योंकि हमारे सामने कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो यही हमारा जो है वो असल में रिएक्टेंट है इस वक्त कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी, ज़ाहिर है।
तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाएगा। इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है आमतौर पर उसी तरह स्पीड भी रिएक्शन की उसी तरफ को इंक्लाइंड होती है। तो इसलिए इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार क्या होगा, द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन एट द सेम रेट। और जिस तरह के जितने कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे होंगे। तो इस स्टेज पर आकर जहाँ डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट, ठीक है, उनकी चेंज की रेट जो है पर यूनिट टाइम सेम रहेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्स रिएक्शन होगा। एज अ रिजल्ट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज। तो ये उनकी कॉम्पोजिशन या इनकी अमाउंट या इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये आपके सामने रिवर्सिबल इक्वेशन एक लिखी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है डबल एरो, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसके साथ यहाँ एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी के साथ रिलेटेड है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो अटेन हो गया, अब इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम की दो टाइप हो सकती हैं। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि रिएक्शन जो है एक जगह पर आकर रुक जाए, बैलेंस तो हो, वो इक्विलिब्रियम में तो हो, लेकिन आगे रिएक्शन फर्दर फॉरवर्ड नहीं हो रहा। तो व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, आगे नहीं बढ़े, जब सिस्टम एक जगह पर आकर रुक जाए रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। एक बिल्डिंग खड़ी क्यों रहती है कि जो फोर्सेस पर एक्ट कर रही हैं, ग्रेविटी और दीगर फोर्सेस, वो सारी बैलेंस होती हैं और वो बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो ज़ाहिर है बिल्डिंग फॉल कर जाएगी। इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक का मतलब ये है रिएक्शन इज कंटिन्यूइंग, रिएक्शन जारी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन हो रहा है। कंसंट्रेशन सेम है नहीं सेम, इससे गर्ज नहीं है। डायनामिक का मतलब ये होगा कि रिएक्शन इज कंटिन्यूइंग, रिएक्शन जारी है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो जब रिएक्शन जो है रुकता नहीं है, बल्कि उसका रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट वो इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन होते रहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। तो उनका रेट जो है वो सेम होगा, उसी रेट से दोनों कन्वर्ट हो रहे होंगे एक दूसरे में, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के अंदर। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब इसी को हम दोबारा एक और, यहाँ पर एक हमने ये ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के ज़रिए ही बात आपको बतानी है, जो कि अभी हम सारी बातें बार बार कर के आ चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे होती है, कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ये इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जितने रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होते हैं, तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर सारे ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं तो जो वो केमिकल रिएक्शन है वो तो ज़रा कंप्लीशन पे चला जाएगा। तो क्या फिर कहाँ से दोबारा बनेगा वो केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन फिर नहीं हो सकेगा। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन फिगर बिलो। ये जो फिगर आपके सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में जो है यहाँ रिएक्शन रेट है और यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के आप ये दोनों लाइंस देख रहे हैं। इन लाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में ज़ीरो होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती, लेकिन स्टार्ट में रिएक्टेंट्स तो अवेलेबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही सिस्टम आगे चलता है और रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होते हैं, तो जो स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन की ये कम होना शुरू हो जाती है।
लेकिन इसी के साथ साथ जो रिवर्स रिएक्शन है वो पिकअप करना शुरू करता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती है, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ने लगती है। आखिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। तो यही बात हम पहले ही बताई है और दोबारा इसी ग्राफ में भी यही बात सामने आ रही है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट निग्लिजिबल रेट। निग्लिजिबल बहुत ना होने के बराबर है, जैसे बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है, रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप होता है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। इवेंचुअली बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट। आखिरकार दोनों रिएक्शन जो है सेम रेट अटेन कर लेते हैं, दोनों का रेट सेम हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जहां हम देख रहे हैं दोनों लाइन लाकर मिल गई हैं, ये हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, जहां पर दोनों की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर है। तो एग्जाम्पल भी हमने दिए गए, अगर इन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। एट द सेम टाइम सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज बैक टू हाइड्रोजन आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडीन की जो एग्जांपल हमने दी थी कि जैसे हाइड्रोजन आयोडीन जो उन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो उसी वक्त में डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन आयोडाइड की भी शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन आयोडीन में वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। At start rate of forward reaction is fast because concentration of reactant is high। इसलिए कि रिएक्टेंट्स की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली द टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। आखिरकार वो दोनों के रेट सेम हो जाएंगे। Thus the equilibrium will set up और equilibrium set हो जाएगा and concentration of various species hydrogen, iodine, hydroiodide becomes constant। तो ये हमारा establishment of dynamic equilibrium state हो गया। आगे हम देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं, ये थोड़ा समझना है कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, जो हमें जाहिर में नज़र आती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वो होती हैं जो हमारी मॉलिक्यूलर साइड पर होती हैं और एटॉमिक साइज पर और बॉन्डिंग की साइड पर होती हैं, वो हमारी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम खाली आंख से भी नज़र आ जाती हैं, उसको मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अब तक हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इक्वेशन केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये लेफ्ट से राइट पर होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। रिवर्स रिएक्शन जो है। नंबर 3, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ज़ाहिर है इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्टार्ट में ज़्यादा होती है। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल। और ज़ाहिर है स्टार्ट में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी ना होने के बराबर होती है। और फॉरवर्ड रिएक्शन इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता ये आहिस्ता होता रहता है वक्त के साथ साथ, और इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और ये वक्त के साथ साथ स्पीड अप होता रहता है रिवर्स रिएक्शन जो है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता रहता है, इसको आपने देखना है और आगे हमने दिया भी है। आगे फिर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, हमारा एक टॉपिक है। तो हम देखते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में अंदर डील होता है। क्लोज सिस्टम के अंदर हमने डेफिनेशन यहाँ डाल दी है। क्लोज सिस्टम इज़ वन इन विच सब्सटेंसेज आर नॉट अलाउड टू लीव और एंटर द सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के अंदर सब्सटेंसेज जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ना वो एंटर हो सकते हैं ना लीव कर सकते हैं। और ओपन सिस्टम वो होता है, इन एन ओपन सिस्टम सब्सटेंसेज आर अलाउड टू लीव और एंटर द सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में सब्सटेंसेज जो हैं वो लीव भी कर सकते हैं और सिस्टम में एंटर भी हो सकते हैं। तो उसका मतलब है कि ये ओपन सिस्टम है। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन सी चीज़ें कर सकती हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो चेंज हो जाएं तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा किसी साइड पे। नंबर 2 टेम्परेचर है। टेम्परेचर इफेक्ट करता है डिफरेंट तरह इक्विलिब्रियम को। और आखिर में प्रेशर जो है वो भी चेंज करता है सिचुएशन को इक्विलिब्रियम की, लेकिन ये गैसेस पे ज़्यादा विजिबल इसका इफेक्ट होता है, लिक्विड और सॉलिड में ज़ाहिर है कम होता है। तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम देख लेते हैं।
नंबर 1 है इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, ये पहली कंडीशनैलिटी है उसकी, इक्विलिब्रियम जो है क्लोज सिस्टम के अंदर अचीव हो सकता है। नंबर 2 एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाकर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों होते रहते हैं एट द सेम रेट के ऊपर, सेम एक ही रफ्तार से, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, ऑपोजिट होती है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाकर अमाउंट प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती, दोनों एक फिक्स, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। इवन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन द सेम, ये भी सेम रहती हैं। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो किसी तरफ से भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन हो सकता है, चाहे हम पहले रिएक्टेंट्स को ले लें या प्रोडक्ट को ले लें, तो दोनों को किसी को भी स्टार्ट में ले लें वही फिर भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड, ये हमने कहा कि ये कंडीशनलिटी फैक्टर जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो जो वो अगर वो चेंज हो जाए इक्विलिब्रियम को, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा वो अपने आप को किसी और पॉइंट पर जाकर इक्विलिब्रियम पर अपने आप को सेट कर लेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि दोबारा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो शिफ्ट हो जाएगा किसी साइड पे। तो ये थोड़ी सी बात थी हमारी। और आंसर दिस क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट go to completion because products react themselves to form the reactants. As a result, at equilibrium no further change takes place. What is static equilibrium? Explain with an example. ये हम पहले देख चुके हैं। When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. Example: a building remains standing because all the forces acting on it are balanced. Number 3, why the amounts of reactants and products do not change in a reversible reaction? At start of the reversible reaction, rate of forward reaction is fast because concentration of reactants is high. After some time, rate of reverse reaction increases due to increase in the concentration of products. Ultimately, the two rates will become equal to each other, thus the equilibrium will set up and concentration of various species do not change and becomes constant. तो ये तीन आपके टेस्ट योरसेल्फ 9.1 के क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं अपने। और आगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट आपको दिए गए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको फिलहाल दिए हैं। व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ रिएक्शन, हमने कहा था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। डिफाइन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इन दोनों की डेफिनेशन भी हम देख के आ चुके हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपने लिखनी है और एग्जांपल भी उसकी कोट करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये आपके पेज 6 पे आप वहाँ से नोट कर लें, और यहाँ भी स्लाइड में भी हमने दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 में राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, आई स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और 7th क्वेश्चन है व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल, सॉरी यहाँ गलती हो गई, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल गलत लिखा है, इरिवर्सिबल लिखना है यहाँ पे। और नंबर 1 है दे आर सपोज टू कंप्लीट, इनको कंप्लीट हो जाते हैं ये, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, उनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है ये वाटर बना रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेसन है बेटा जी, इसको आपने ये जो क्वेश्चन आपके 7 है इनको, और टेस्ट योर सेल्फ, इसको अपनी नोटबुक में आपने ये 10 क्वेश्चन है इनको नोट करना है, इनको आपने लर्न भी करना है। और एक टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा इंशाल्लाह आप खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।